हेलो बच्चों, मेरे चैनल पर जो मैंने 9th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया है उसका एक चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। चैप्टर 8 जो है मोशन, आप उसको जाकर पढ़िए अच्छे से यदि आपने नहीं पढ़ा है तो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो उसके अंदर हमने देखा कि फोर्स क्या है और उसके बाद बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। ये हमने थोड़ा सा उसका इस चैप्टर का परिपेश तैयार किया। तो अब देखिए, देखो जिस तरह से हमने 3 इक्वेशन पढ़े थे मोशन के पिछले चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे 3 लॉज। क्या मोशन के 3 लॉज होते हैं। तो आज से हम उन तीनों लॉज को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, देखिए उसके लिए क्या कहते हैं। देखिए, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज, एक चीज मैं आपको बताता हूं, इज ऑल्सो, मैं समझाऊंगा और इसको लिखाऊंगा भी आपको। एक तो आप ये देखेंगे कि जो ये लॉ है इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको बोलते हैं। अब आपके सामने ये कंफ्यूजन आएगा कि जो इनर्शिया है वो क्या होता है। तो इनर्शिया का मतलब क्या है, आप देखिए, देखो इनर्शिया वर्ड किससे बना है, इनर्ट से। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है इनर्ट गैसेज होती हैं, इसका मतलब जैसी वो क्या मतलब होता है इनर्ट गैसेज का। इस इनर्ट गैसेज का मतलब ये है कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करती है, वो जैसी है वैसी की वैसी रहना चाहती है। नियोन है, आर्गन है, ये सब। तो उसी तरह का ऐसा ये वर्ड है, उसी से बना। उसी तरह का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा रहना चाहता है, इसका मतलब उसकी जैसी स्टेट ऑफ मोशन है वो उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता है। अब आपको ये कंफ्यूजिंग होगा कि स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है। तो जैसा नाम से पता चल रहा है कि मोशन की स्टेट क्या है, सिचुएशन क्या है, वो रेस्ट में है, ये मोशन कर रहा है, किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है उसका। तो ये सब चीजें हैं, बताती है मोशन की स्टेट को कि मोशन हो रही है वो कैसे हो रही है। तो हर ऑब्जेक्ट है उसकी क्या टेंडेंसी होती है कि वो इनर्ट होता है, इधर जैसा वो है वैसा रहना चाहता है। आप स्कूल में देखते हैं आप जो आपकी क्लासरूम की जो बेंच है आप उसको छोड़कर जाते हैं, यदि उसको कोई नहीं छेड़ेगा तो आप जब छोड़कर गए, आप भले ही लॉकडाउन खुलने के बाद 1.5 महीने 2 महीने बाद जब भी आप स्कूल जाएंगे आपको वो वही मिलेगी यदि किसी ने उसको नहीं छेड़ा हो। तो वो ये चीज हम देख रहे हैं, यानी जब तक उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा वो जैसी है वैसी रहेगी, रेस्ट में थी रेस्ट में रहेगी। ऐसी किसी ऑब्जेक्ट को मोशन कराकर हम छोड़ दें तो वो कभी नहीं रुकेगा। यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा कि हम फुटबॉल को मोशन कराकर छोड़ दें वो तो रुक जाती है। वो रुक इसलिए जाती है, इस बात को बहुत अरिस्टोटल्स फैलेसी बोलते हैं इसको, कि इसने बहुत लंबे टाइम तक हमें अंधेरे में रखा। और अरिस्टोटल ने ये बताया था, जो कि गलत निकला बाद में, उसने बताया था कि टू कंटिन्यू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी। वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो उसने बताया था, ये हम सब जानते हैं कि ये चीज सही नहीं। क्या बताया उसने, अरिस्टोटल ने, जो गर्ल्स अरिस्टोटल्स फैलेसी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थोड़ा देखिए, इसके लिए थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है आज भी, इससे पहले वाले की तरह थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। देखो फैलेसी का मतलब है कुछ गलत कुछ झूठा, और अरिस्टोटल आप सब जानते हैं। तो उसने क्या बताया कि मोशन को, पहले इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम, क्योंकि ये सारा हमारा इस फर्स्ट लॉ के लिए प्रीफेस है, वो तैयार हो रहा है हमारा फर्स्ट लॉ। तो अरिस्टोटल ने क्या बताया कि कोई भी मोशन है उसको कंटिन्यू हमें बनाए रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। बहुत सालों तक ये बात क्यों चलती रही, अब तो आप जानते हैं ना, गलत है, ऐसा नहीं है। वो आपको फोर्स, अभी फुटबॉल वाले केस में भी आपने देखा क्यों रुक जाती है, क्योंकि वहां फ्रिक्शन लग रहा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, अपोज करने वाला फोर्स लग रहा होता है। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमेशा फ्रिक्शन नहीं होगा, एयर उसका अपोज नहीं करेगी, उस फुटबॉल की मोशन का फ्रिक्शन एयर का अपोज नहीं होगा, नया कोई ऑब्स्टेकल आएगा रास्ते में, तो हमेशा वो मोशन उसकी चलती रहेगी, कभी भी नहीं रुकेगी वो मोशन। लेकिन अरिस्टोटल ने क्या बात बताई कि मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो वास्तव में वो एक्सटर्नल फोर्स क्यों चाहिए, उस फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए, उस फ्रिक्शन के इफेक्ट को कम करने के लिए, एयर जो अपोज कर रही है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हमें चाहिए। वास्तव में मोशन को कंटिन्यू करने के लिए नहीं चाहिए। तो क्यों चलती रही उसकी बात, क्योंकि तब तक हमें फ्रिक्शन की जानकारी नहीं थी, तो इसलिए उसकी बात लंबे टाइम तक ये चलती रही। तो अब हम सब जानते हैं कि वो गलत है। तो मैं क्या बता रहा था, देखिए आपको,
तो इसका मतलब जाता है कि हर ऑब्जेक्ट की क्या टेंडेंसी होती है, यहाँ वापस आते हैं हम, हर ऑब्जेक्ट की क्या टेंडेंसी होती है कि जो उसकी मोशन की जो स्टेट है वो उस स्टेट को हमेशा कंटिन्यू रखना चाहता है, जैसा है वैसा रहना चाहता है। कोई ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है तो करते रहना चाहता है, रुका हुआ है रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, और जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो मोशन करते रहना चाहता है। तो अब इनर्शिया क्या आता है कि यदि आप, अब देखिए वो वैसा ही रहना चाहता है, अब आप उसको चेंज करना चाहते हो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को, तो चेंज करना चाहते हो, रुके हुए को मोशन कराना चाहते हो, मोशन कर रहा है उसको रोकना चाहते हो, उसकी स्पीड को कम या ज्यादा करना चाहते हो, कुछ भी चेंज चाहते हो आप, डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा। और उसकी अपोज करने की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो क्या लिखेंगे आप देखिए इसके अंदर, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, property of an object to oppose change in its state of motion is known as inertia। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी कि जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को आप चेंज करना चाहोगे, रेस्ट में है मोशन कराना चाहोगे, मोशन कर रहा है आप उसको रोकना चाहोगे, तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट उसका अपोज करेगा, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो इसी से रिलेटेड है हमारा फर्स्ट लॉ। तो अब हम कुछ सीखते हैं फर्स्ट लॉ क्या है। अब फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या बताता है, देखिए कल भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, तीनों लॉज हैं बेसिकली फोर्स का ही बताते हैं। फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि फोर्स नाम की कोई चीज ऐसे होती है, कुछ फोर्स ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है जो हमें अप्लाई करना पड़ता है यदि हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना चाहते हैं, तो अदरवाइज वो नहीं करेगा, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। दूसरा जो लॉ है वो बताता है फोर्स को कैसे डिटरमाइन करें, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, उसका फॉर्मूला देता है। और थर्ड लॉ बताता है कि कोई भी एक फोर्स होगा उसका इक्वल और अपोजिट दूसरा फोर्स होगा। तो ये इक्वल एंड देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। तो ये चीज बताता है तीसरा। अभी आपको हो सकता है मेरे कहते ही नहीं समझ में आए तीनों बातें, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लॉ पढ़ेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और तीनों इक्वेशन और तीनों लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स का बेस है एक तरह से, तो आप ध्यान से इसको देखिए। तो ये हमने देखा कि इनर्शिया ये। अब हम फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं। तो फर्स्ट लॉ का क्या स्टेटमेंट है, देखिए ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा कंटिन्यूअस, यानी वो रहेगा हमेशा जैसी स्टेट ऑफ मोशन, कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, continuous its state of motion unless it is compelled by an external force to change in its स्टेट ऑफ मोशन। तो अब देखो अब मैं इसको समझाता हूं आपको, बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको इसके बताऊंगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेगा, जैसा है वो वैसा रहेगा, अनलेस इट इज कंपेल्ड। कंपेल का मतलब उसके ऊपर एक फोर्स लगाना, उसको बाध्य करना। अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक आप उसको बाहर से फोर्स लगाकर बाध्य नहीं करोगे, मजबूर नहीं करोगे उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, तो वो उसी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर हमेशा रहेगा जिस स्टेट ऑफ मोशन के अंदर वो है। अभी मैंने आपको बताया, आप टेबल है जहां उसको रखते हो
वो 10 दिन बाद भी वही हमें मिलती है, जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, बाहर से उसको फोर्स लगाकर मजबूर नहीं करेंगे उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक बार आपने फुटबॉल को, मैंने अभी आपको समझाया, मोशन कराकर छोड़ दी, तो यदि एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है तो हमेशा वो मोशन करती रहेगी। रियल में लग रहा होता है, जो फ्रिक्शन होता है वो एयर का अपोज होता है, वो एक्सटर्नल फोर्स तो रुक जाती है मोशन। अदरवाइज हमेशा मैंने आपको बताया कि यदि ऑब्स्टेकल नहीं आए कोई रास्ते में, एयर अपोज नहीं करे और क्या नहीं लगे, कोई फ्रिक्शन नहीं लगे, तो हमेशा मोशन करती रहेगी। तो सिंपल सा क्या बात निकल कर आती है, क्या फर्स्ट लॉ बताना चाहता है, यहां से फोर्स का कंसेप्ट आता है कि फोर्स नाम का बाहर से कुछ ऐसा फोर्स लगाना जरूरी है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। तो ये बात आप ध्यान रखें। देखो इसी को इनर्शिया से रिलेटेड है, तो थोड़ा मैं समराइज कर देता हूं। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, क्या मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट लॉ है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या होता है देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर, पहले इनर्शिया मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप उसमें चेंज करना चाहोगे कुछ भी, तो वो उसका अपोज करेगा। एक नेचुरल उसकी टेंडेंसी होती है, क्योंकि वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। टेबल है, में एक जगह से दूसरी जगह रखने में जोर आता है, क्योंकि वो अपोज करती है। अपोज क्यों करती है? क्योंकि वो जैसी है वैसी रहना चाहती है। कोई मोशन करता हुआ आ रहा है, आप उसको हाथ लगाकर रोकना चाहो, क्रिकेट बॉल को, वो अपोज करेगी। क्यों करेगी? कि वो मोशन कर रही है तो करते रहना चाहती है। तो जो चेंज करने की, जो चेंज का जो अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं? इनर्शिया इसको बोलते हैं। अब हमारा फर्स्ट लॉ क्या है देखिए, इसके बाद फर्स्ट लॉ क्या है इसके बाद कि इसका मतलब ये बताया कि क्या, फिर एक बार बता रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे फिजिक्स के अकॉर्डिंग तीनों लॉज और तीनों इक्वेशन, कि यहां से निकल कर आया एक्सटर्नल फोर्स। आप ऐसा लिख सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स, एक बार लिख देता हूं, और इन अदर वर्ड्स एन एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो, एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना चाहोगे तो एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। जो भी वर्डिंग आपको इजी लगे, बात वाली है, ये दोनों का मतलब यही निकल कर आता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हम क्या देखते हैं देखिए, एक तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, टेबल है, चेयर है, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगे। इसका एक और क्या एग्जांपल आप देख सकते हैं, व्हीकल है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, अचानक से जब आप उसको एक्सीलरेट करते हैं या तो आपको क्या एक जर्क फील होता है। देखिए आपको किधर जर्क फील होता है? बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। क्यों होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर? क्योंकि जैसे ही वो व्हीकल मूव करने लगता है, आपकी बॉडी का लोअर पार्ट तो उसके साथ मूव हो जाता है। बस में भी ऐसा ही, आप बैठे, मान लीजिए ड्राइवर अचानक से उसको रेस देता है, तो हमें किधर जर्क फील होता है? मोशन के अगेंस्ट, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? मान लीजिए व्हीकल इधर जा रहा था, हमें इधर क्यों? क्योंकि जैसे ही वो एक्सीलरेट किया, लोअर पार्ट तो उसके साथ ही मोशन करने लग गया, लेकिन अपर पार्ट है वो अपनी जगह बने रहना चाहता है। तो वो अपनी जगह बने रहना चाहता है तो वो कहां जर्क फील करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इसी तरह से अब देखिए, उसको उल्टा सोचते हैं, कैसे कि यदि अचानक से ब्रेक लगाए तो हमें किधर जर्क फील होता है? तो जिधर मोशन हो रही थी उसी डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए इधर जा रहा हूं मैं, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते लोअर पार्ट तो व्हीकल के साथ हमारा रेस्ट में आ गया। बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो जैसे ही व्हीकल होगा उसके साथ रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन अपर पार्ट क्या करते रहना चाहता है? मोशन करते रहना चाहता है। तो बहुत सारे आप एग्जांपल इसके दे सकते हो, और हम इसके क्या एग्जांपल दे सकते हैं? एक हमने देखा रेस्ट में, तो रेस्ट में रहेगा, मोशन कर रहा है तो मोशन करते रहना, उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहना चाहेगा। अब डायरेक्शन का मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि मान लीजिए आप यहां से इधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन के अंदर आप जा रहे हैं, बोर्ड की तरफ की जो डायरेक्शन है, और आप लेफ्ट को टर्न करते हैं, तो आपको किधर एक जर्क फील होता है? राइट साइड में। फिर सुनिए क्या सिचुएशन है, आप यहां से जा रहे हैं, बोर्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए आपने व्हीकल को लेफ्ट में टर्न कर लिया, बस है वो इधर मुड़ गया ऐसे मान लीजिए, तो आपको किधर जर्क फील होता है? राइट। क्यों होता है ऐसा? मतलब बाहर की ओर जो उसका एक पाथ बनेगा, एक सर्कुलर जैसा पाथ बनेगा, उसके आउटवर्डिंग डायरेक्शन के अंदर बाहर की ओर क्यों फील होता है? क्योंकि वही बात यहां भी वही लग रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे, बॉडी उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है, तो बॉडी का लोअर पार्ट तो मुड़ गया उसके साथ ही व्हीकल के, लेकिन अपर पार्ट है वो किधर रहना चाहता है? सीधा। तो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से थोड़ा सा आप इसको रियलाइज करने की कोशिश करना
कि व्हीकल को जैसे ही लेफ्ट में टर्न किया, बस जैसे ही मुड़ी लेफ्ट में, तो लोअर पार्ट तो मुड़ गया, लेकिन अपर पार्ट कैसे मोशन करते रहना चाहता है, सीधे मोशन करते रहना चाहता है। तो किधर एक जर्क फील होता है, राइट साइड के अंदर एक बाहर की ओर एक जर्क फील होता है। तो ये आप बहुत सारे एग्जांपल जिसके दे सकते हैं। आपकी बुक में भी कुछ एक्टिविटी बताई, कैरम बोर्ड जैसे आप खेलते हैं, एक के ऊपर एक आपने गोटियां रख रखी है, जब आप हिट करते हैं स्टाइल से हिट करेंगे वो नहीं, लेकिन आप अच्छे से उसको हिट कीजिए इस तरह से कि नीचे वाली गोटी के ऊपर ही फोर्स लगे एकदम। तो जैसे उस नीचे वाली गोटी के ऊपर आप अपने दूसरे आपके हाथ में जो गोटी आप उससे फोर्स लगाएंगे तो नीचे वाली गोटी निकल जाएगी और बाकी सारी गोटियां उसकी जगह आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आपने सिर्फ सबसे जो नीचे जो गोटी आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया है, तो वो तो निकल जाएगी उस फोर्स के कारण। बाकी जो गोटियां रेस्ट में थी उसके ऊपर, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो रेस्ट में रहना चाहती है, हवा में वो रह नहीं सकती। क्यों नहीं रह सकती? ग्रेविटी के कारण। वो भी हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होती है, तो वो नीचे गिर जाती है। एक और एक्टिविटी आपकी बुक में दी है, आप बुक की हेल्प से उनको करना। बहुत ही सिंपल था कि जैसे एक कांच का गिलास है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड आपने ले रखा है और कार्डबोर्ड के ऊपर आपके पास कॉइन है। वही कार्डबोर्ड को स्टाइल से नहीं हिट करना है, कार्डबोर्ड को एकदम हल्के से हिट कीजिए। क्या किया, कांच का गिलास है, उसके ऊपर कार्डबोर्ड है और कॉइन रखा है इस तरह से, गिलास का जो मुंह है उसके ऊपर कॉइन रखा है। तो आप जैसे उस कार्डबोर्ड को हिट करेंगे तो कार्डबोर्ड के ऊपर आपने फोर्स लगाया, वो तो निकल जाएगा, लेकिन वो कॉइन अपनी जगह रहना चाहेगा, और कॉइन अपनी जगह रहना चाहेगा तो हवा में तो रह नहीं पाएगा, तो वो गिर जाएगा, उस गिलास के अंदर वो गिर जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और कि जब हम जो ये ब्लैंकेट वगैरह जब हम उनको बीट करते हैं, पीटते हैं उनको किसी तरह से, तो डस्ट क्यों अलग हो जाती है? उसमें भी यही रीजन है कि जैसे ही आपने ब्लैंकेट को बीट किया, वो ब्लैंकेट तो मोशन करने लग जाएगा, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल थे वो अपनी जगह रहना चाहेंगे, तो वो उससे अलग हो जाएंगे। फिर सुनिए क्या होता है, ब्लैंकेट है, आप उसको बीट कर रहे हो, तो ब्लैंकेट तो क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा, लेकिन वो जो डस्ट पार्टिकल है वो अपनी जगह रहना चाहते हैं, तो वो हवा में वो वहीं रह जाएंगे और फिर ग्रेविटी के कारण बाद में आपके ऊपर सेटल हो जाएंगे। तो ये इसका रीजन होता है। इसी तरह से आप मान लीजिए किसी जो कोई मान लीजिए फ्रूट लगे, किसी ट्री है कोई और उसकी किसी ब्रांच के ऊपर फ्रूट लगे, आप उस ब्रांच को सेक करते हैं, तो क्या होता है, वो ट्री है उसके ऊपर ब्रांच और ब्रांच के ऊपर जो फ्रूट लगा है, जो आपने ब्रांच को उसको सेक किया, तो क्या होगा कि फ्रूट उससे अलग हो जाएगा सेक करने। अब अलग हो जाएगा क्योंकि आप तो फोर्स किसके ऊपर लगा रहे हो, उस ब्रांच के ऊपर लगा रहे हो, फ्रूट के ऊपर नहीं लगा रहे हो। तो आपने जैसे उस ब्रांच के ऊपर फोर्स लगाया, फ्रूट उससे अलग हो जाएगा, क्योंकि वो उसके अपना जैसा था वैसा रहना चाहता है। अब वो उससे अलग हो गया तो वही ग्रेविटी के कारण उसको डाउनवर्ड आना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो। तो मेन हमारा फर्स्ट लॉ से क्या बात निकल कर आती है, मेन हमारी ये बात निकल कर आती है कि जो ये लॉ है ये बताता है कि ऐसा कुछ फोर्स नाम की चीज होती है, ऐसा कुछ होता है, एक फोर्स का कंसेप्ट देता है कि उसको किस लिए जरूरी होता है, कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए जरूरी होता है। तो ये आप इसको पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल है। अब थोड़ा इसी से रिलेटेड हम इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और जो इनर्शिया है उसके बारे में कुछ और चीज भी डिपेंड, मतलब किस किस पर वो डिपेंड करता है उसको हम देखेंगे। मेन में आपको वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन केवल इतनी बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि जो इनर्शिया डिपेंड करता है, इनर्शिया वो किस पर डिपेंड करता है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके मास पर, मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया उतना ही ज्यादा। इनर्शिया क्या होता है, मैंने अभी आपको अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है, आप एग्जांपल के लिए देखिए, एक तो आपका ट्रक आ रहा है सामने से, एक बाईसाइकिल आ रही है, आपको रोकना है, रोकने का मतलब दोनों मोशन करते हुए आ रहे हैं, दोनों की स्टेट ऑफ मोशन को आपको चेंज करना है। कौन इजी है आपके लिए, साइकिल को रोको, क्योंकि उसका मास कम है। ऐसे एक मान लीजिए को 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, एक 10 किलोग्राम का, आपको रोकना है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है, किसमें इजी रहेगा, 1 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि अपोज करने की प्रॉपर्टी कम है, किसकी, जिसका मास कम है। उसी तरह से उल्टा मान लीजिए, एक आपको कार को धक्का देकर स्टार्ट करना है, एक ट्रक को करना है, किसमें इजी रहेगा, कार में। ट्रक में मुश्किल होगी क्योंकि दोनों रुके हुए आप मोशन कराना चाहते हैं। तो मास जितना ज्यादा होगा, अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो इनर्शिया हमने पढ़ा कि इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। तो अच्छे से फर्स्ट लॉ को क्लियर कीजिए, एक दो दिन ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, फिर हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे सेकंड लॉ में कैसे इसका मैग्नीट्यूड वो देता है। तो आप उसके लिए आगे की वीडियोज है वो देखते रहिए।
और अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मैं सारा 9th का 10th का फिजिक्स का सिलेबस और 11th 12th का पूरा सिलेबस मैं आपको कराऊंगा इसके ऊपर। तो आपको सब्सक्राइब करने से और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करने से होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।